Hello everyone, hope so you are doing well for your NORCET preparation. So welcome back to my channel. So today is part 4 of our MRP series of Pharma. So आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको पहले एक क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो कि ऑलरेडी नॉर्सेट 9 प्री में पूछा था, राइट? सो दिस क्वेश्चन दैट यू आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन दैट आस्क इन नॉर्सेट 9 प्री में, राइट? सो हम इस क्वेश्चंस को रीड करते हैं एंड देखते हैं कि क्या पूछा है. सो उन्होंने बोला है कि अ पेशेंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड नोन गैस्ट्रिक अल्सर present with joint pain, right? Which of the following analgesics is most appropriate for pain relief? A बोला है डाइक्लोफेनेक, B ibuprofen, C नेप्रोक्सिन एंड D इटोरिकॉक्सिन. सो ये जो क्वेश्चन आया वो कहाँ से आया है? एनसेड से आया है, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि हम पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, इवन फीवर के लिए भी यूज करते हैं. सो इन्होंने बोला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोसिस है एंड उसको गैस्ट्रिक अल्सर भी है, ठीक है ना, विथ जॉइंट पेन. तो हम कौन सा ड्रग देंगे इनमें से पेन रिलीफ करने के लिए, ठीक है ना? सो उन्होंने दो कंडीशन रख दिया है. फर्स्ट की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब कि जॉइंट पेन है, प्लस गैस्ट्रिक अल्सर भी है. एंड यू नो एनसेड्स का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स होता है वो क्या होता है? दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब कि गैस्ट्रिक वाला जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है. एंड ये सारे के सारे एनसेड्स हैं, बट इनमें से हम वो ड्रग देंगे जिसमें कि गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस सबसे कम होगा. एंड वो ड्रग कौन सा है? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है? सो जो हमारा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है ना, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हम छोटा सा बोले तो क्या है, अगर हम बहुत स्मॉल शॉर्ट में अगर हम इसका मैकेनिज्म पढ़े, सो दैट इज कि ये क्या करता है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 जो एंजाइम्स है उसको इनहिबिट कर देता है. सो एनसेड्स क्या करता है? इट इनहिबिट द कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिलीज हो रहा था, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रोडक्शन है, जो सिक्रीशन है, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? सो एनसेड्स ने क्या किया, कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रोडक्शन हो रहा था, सिक्रेशन हो रहा था, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. एंड ये डिक्रीज होगा तो बिकॉज ऑफ दैट जो एनसेड्स है वो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, एंड समटाइम्स फीवर को रिड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं. सो एनसेड्स का यूज क्या क्या हो गया? पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर. देन सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूडेड है. तो ये जो एनसेड्स के जो ड्रग्स है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो कुछ जो ड्रग्स है वो क्या करते हैं कि कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं. कुछ ड्रग्स है वो ओनली कॉक्स 2 एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, बट उनमें से कौन से ड्रग्स है वो आपको याद होना चाहिए. तो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 इनहिबिटर है ना. सो कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 दोनों को ही इनहिबिट करेगा, ठीक है ना. सो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का मतलब है कि कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम दोनों को इनहिबिट कर देगा एंड क्या कर देगा? प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन को कम कर देगा, ठीक है ना. सो इसके जो एग्जाम्पल क्या क्या है, दैट इज एस्पिरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सिन हो गया एंड किटोरोलेक हो गया. सारे एकदम स्ट्रॉन्ग वाले हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग एनसेड्स है. एंड ये दोनों ये क्या करते हैं, सारे के सारे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन एंड किटोरोलेक क्या करते हैं, दोनों को, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट कर देगा, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा. सो जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स है ना, गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ना काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर आर गैस्ट्रिक म्यूकोजा. तो प्रोस्टाग्लैंडिन एकदम कम हो गया सिक्रेशन, तो जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर हो गया, नोजिया, वोमिटिंग की जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा होंगे, है ना. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा. सो मोर गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट, क्योंकि कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट कर रहा है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत कम सिक्रेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है. ये हमारे ड्रग्स के नाम हो गए. सेकेंड हमारा ड्रग्स कौन सा है? सेकेंड हमारा ड्रग है प्रेफरेंशियल ओनली कॉक्स 2 इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल है डाइक्लोफेनेक. एंड इसका जो गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट होगा ना वो थोड़ा कम होगा. सो लेस गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, तो ओनली कॉक्स 2 को ही इनहिबिट करेगा. तो प्रोस्टाग्लैंडिन थोड़ा कम, प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कि नॉन सेलेक्टिव में बहुत कम सिक्रेट हो रहा था, एकदम
इनहिबिट कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा रिलीज होएगा बट कम होएगा, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट है ना बहुत मिनिमल होगा, है ना। सो बहुत मिनिमल गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट किसका, सिलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर का। कौन कौन से ड्रग है, दैट इज इटोरिकॉक्सिब, सिलोसॉक्सिब, है ना, मिनिमल साइड इफेक्ट्स है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इटोरिकॉक्सिब सिलोसॉक्सिब जो है वो मिनिमल साइड इफेक्ट्स तो है बट कार्डियोवास्कुलर रिस्क इसमें ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। सो ये पता होना चाहिए। एंड फोर्थ हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, जिसका एग्जांपल है पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, ठीक है ना। सो इनमें एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक एंड जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एक्शन है वो बहुत कम है, ओनली एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक एक्शन है, दैट इज पैरासिटामोल। तो ये हमारे 4 क्लासिफिकेशन है एंड 4 क्लासिफिकेशन के आपके ड्रग्स के नेम पता होना चाहिए एंड किसमें सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स होगा वो पता होना चाहिए। कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑल्सो दैट इज द साइड इफेक्ट, उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है ना। साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो साइड एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स अगर हम बात करें तो जीआईटी मोस्ट कॉमन, जीआईटी साइड इफेक्ट इज मोस्ट कॉमन। तो क्या क्या होता है, नोजिया, वॉमिटिंग अभी हमने पढ़ा, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड इवन जीआई ब्लीडिंग भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली सीन इन एस्पिरिन। एस्पिरिन के साथ जीआई ब्लीड के भी चांसेस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एस्पिरिन ना आपको ब्लीडिंग, अगर कोई पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है तो आपको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस भी चेक करने हैं। तो जीआई ब्लीडिंग हो गया, यूरिन से ब्लीडिंग हो गया, है ना, पेटेकिया हो गया, रैशेस हो गया, तो ये सारा भी आपको मॉनिटर करना है पेशेंट में। रीनल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, जैसे कि सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करता है ये। कार्डियोवास्कुलर में लाइक बीपी इंक्रीज करता है, तो हाइपरटेंशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क ऑफ एमआई, रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बेसिकली विद द कॉक्स2 इनहिबिटर दैट इज इटोरिकॉक्सिब। तो अगर किसी को एमआई के चांसेस है ना, तो उस पेशेंट में हम इटोरिकॉक्सिब नहीं देंगे, क्योंकि जो है ये क्या करेगा, एमआई के रिस्क जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। इट इज बेस्ट कि इसमें जो है गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट कम होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉक्स2 सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर है, बट इसमें एमआई के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ हिमेटोलॉजिकल साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमनली विद एस्पिरिन। तो आपको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन के लिए मॉनिटर करते रहना है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम यूरिन, ब्लीडिंग फ्रॉम स्टूल, जीआई ब्लीडिंग, एवरीथिंग यू हैव टू मॉनिटर, पेटिकिया, रैसेस, है ना। सो ये सारा आपको मॉनिटर करना है पेशेंट में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द रीज सिंड्रोम। तो अगर कोई चाइल्ड है, अगर उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें हम एस्पिरिन नहीं देते हैं, क्योंकि रीज सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो चाइल्ड विथ वायरल इन्फेक्शन अगर उसने एस्पिरिन लिया तो क्या होगा, द इज कि इन्फ्लेमेशन होगा, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर चाइल्ड विथ वायरल इन्फेक्शन एस्पिरिन को अवॉइड करते हैं, तो ये लाइन आपको पता होना चाहिए। एंड कुछ सीएनएस साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन ऑल्सो वेरी रेयर बट येस इट कैन बी सीन अगर पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म से एनसेड्स ले रहा हो तो, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स है। अगर हम बात करें तो ये कब लेते हैं, तो पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, फीवर के लिए लेते हैं। तो लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, है ना। तो ये सारे केसेस में पेशेंट को हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, और इन केस ऑफ सीवियर पेन में भी देते हैं ये, जैसे कि टोरोलेक हो गया, बहुत सीवियर पेन होगा तो दे दिया हमने, ठीक है। अगर अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं, उन्होंने क्या बोला था कि पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, यस, मतलब कि स्वेलिंग है पेशेंट को, जॉइंट पेन हो रहा है और पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर भी है, तो इनमें से कौन से एनाल्जेसिक्स देंगे पेन को रिलीव करने के लिए, तो डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन। तो देखो आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन कौन था हमारा, दैट इज हमारा क्या था, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर था, सी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन। एंड इसका जो गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ऑलरेडी पेशेंट जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर का है ना, ऑलरेडी जो पेशेंट जो हिस्ट्री में बताया उन्होंने क्वेश्चंस में कि ऑलरेडी पेशेंट जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर का है, तो आपने आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन दिया तो और ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे, तो यानी आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन हम अवॉइड करेंगे। कमिंग टू डाइक्लोफेनेक, सो डाइक्लोफेनेक क्या है, प्रेफरेंशियल कॉक्स2 इनहिबिटर है, इसमें भी जो गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट है वो कम होगा बट यस होगा, तो ये भी हम अवॉइड करेंगे। इटोरिकॉक्सिब क्या था, दैट इज सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर, और इसमें जो गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट था वो क्या था, एकदम मिनिमल था, तो हम इटोरिकॉक्सिब देंगे। बट यस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इटोरिकॉक्सिब में मिनिमल साइड इफेक्ट तो है, बट अगर ये रिस्क ऑफ एमआई को इंक्रीज कर देता है,
ठीक है ना। सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। एंड ये क्वेश्चंस आया था हमारे नॉर्सेट 9 प्री में, ठीक है ना। सो मतलब इस तरीके से एमसीक्यू आता है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस में ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है। ऑल यू नीड, जो आंसर भी है वो आपके सामने है। ऑल यू नीड, जो आपने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, जो भी अपनी नॉलेज आपने गेन किया है विद इन 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 year, 2 year, you have to utilize these knowledge by during solving your questions, right? So everything is in front of you। आपको बस अपना पूरा माइंड यूटिलाइज करना है, पूरी चीजों को देखना है, कैसे करना है, क्या करना है। एंड इसके लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यू। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तभी आएगा, तभी आप जो भी चीजें पढ़ा है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है वो यूटिलाइज तभी कर पाओगे जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाओगे। क्योंकि इट इज नॉट लाइक कि 1 डे प्रोसेस है कि आपने एमसीक्यू, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया और आप एमसीक्यू कर लोगे। नो, इट इज नॉट लाइक अ थ्योरी एग्जाम, इट इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये चीजें आएगी नहीं। वो जो एबिलिटी है, वो जो स्किल्स है कि वो कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है बाई सॉल्विंग एमसीक्यू, वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्लीज डू प्रैक्टिस, जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो, कहाँ पे गलती हो रही है उसको देखो। दैट इज द लास्ट टाइम प्रोसेस। एंड प्रॉपरली रिवीजन करो, ज्यादा फोकस करो अब रिवीजन पे। न्यू चीजें जो है उसको थोड़ा कम देखो, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। एमसीक्यू, पीवाईक्यू एंड टेस्ट दो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास जो हम फार्मा का जो एमआरपी होगा वो बेसिकली हमारा इमरजेंसी ड्रग्स होंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हमने जो इम्पोर्टेंट फार्मा था वो कवर कर दिया है। ओबीजी का जो हमने ऑलरेडी ओबीजी वाली एमआरपी में कंप्लीट कर दी थी। साइकेट्रिक ऑलरेडी हमने साइकेट्रिक वाली एमआरपी में कंप्लीट कर दी थी। तो ये एक हमारा ओबीजी का, एक हमारा साइकेट्रिक का इंपॉर्टेंट फार्मा था। बाकी इंपॉर्टेंट फार्मा हमने डिस्कस कर लिया इन पार्ट 4 में। एंड जो वन मोर इम्पोर्टेंट बचा है दैट इज द इमरजेंसी मेडिसिन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो आपको ये जो सीरीज है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, एमआरपी ऑफ फार्मा सर्च करना, उस पे आ जाएगा एंड आपको सारे वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अच्छे से लगे रहो, पढ़ते रहो, जमे रहो। ऑल द बेस्ट।